हमारा क्लास 10th का साइंस चल रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कुल अभिक्रिया के 5 प्रकार हम आपको बताए थे, उसमें से 2 हम आपको समझा चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। जब 2 चीज़ें आपस में जुड़ करके और केवल एक उत्पाद बनाती हैं, केवल एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जुड़ेगा तो केवल पानी बनेगा, मतलब एक ही यौगिक बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे, संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। दूसरा था अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, डिकम्पोज होते थे पदार्थ जो भी थे ना, वो डिकम्पोज होते थे। डिकम्पोज होने का मतलब टूट जाना, बिखर जाना। जैसे इस टाइम लोग बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो वो वाला बिखरना नहीं है ये। मतलब कि जब पदार्थ टूट जाता है, कोई भी पदार्थ हुआ, जैसे कि आप बैगन रख दीजिए, कुछ भी रख देंगे ना खाने वाला सामान, तो सड़ जाएगा। सड़ेगा कैसे, कहाँ से कि वो अपने तत्वों में, अपने यौगिकों में टूटता जाएगा, बिखरता जाएगा। तो यही बिखरने की प्रक्रिया क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया है। जैसे जल है, जल में क्या है, H2O है। जल में, पानी में क्या है, तो H2O है। H2O को जब बिखरा दिए यानी तोड़ दिए, तोड़ने पे क्या मिलेगा, H2 और प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। जब पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब हम आपको बताए थे कि जब भी कोई चीज टूट जाता है तो अपघटन अभिक्रिया हो जाता है। वही जो टूटने की प्रक्रिया है उसी को हम बोल देते हैं अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। इसमें जल टूट रहा है तो किस प्रक्रिया द्वारा टूट रहा है, अपघटन अभिक्रिया द्वारा टूट रहा है, बस यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमको आज तीसरा जो अभिक्रिया उसके बारे में डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन पहले सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसका डिफिनेशन होता है ना कि जब कोई तत्व, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व उस अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। अभी नहीं समझ में आया आपको, देखिए 2 आदमी साथे रह रहे थे, समझ में आया, 2 आदमी दोस्त थे, खूब बढ़िया दोस्त थे। तीसरावा देख रहा था कि दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती चल रहा है। वो आके एगो को फोड़ दिया, एगो को लात मार के भगा दिया, खुद इसके साथ चला आया। तो मतलब कि एक को लात मार के भगा दिए और खुद उसके साथ चले जाना, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए जिंक है और कॉपर है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक। अब इसका रिएक्शन होगा, देखिएगा कॉपर और क्लोरीन बहुत प्यार के साथ, बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से एक साथ रह रहे थे, सब दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन है जिंक आया ना, जिंक क्या किया, इन दोनों में फूट डाल दिया और कॉपर को बाहर धक्का दे दिया और अपने क्लोरीन के साथ चला गया, ZnCl2 प्लस Cu यानी कॉपर कगरिया गया। तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब कोई तत्व क्या करता है, किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब भगा देना, उस यौगिक में से उस तत्व को हटा के भगा देना, तो वही विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है। यहाँ पे कॉपर था पहले, अब आ गया जिंक इसकी जगह पे, यहाँ पे देखेंगे ZnCl2 हो गया। तो कॉपर को हटा करके, ये बरियार था, जिंक जो है बरियार था, कॉपर को हटा दिया और क्या किया, खुद उसका स्थान ले लिया। तो यही क्या है, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया, हम इसको बोलते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया होता क्या, फिर इसको लिखेंगे कि ये कब होता है, कहाँ होता है, मतलब इसके होने के लिए शर्त क्या क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया हमारे साथ साथ लिखिए, कहाँ से कि पहले हम समझा चुके हैं आपको, पहले हम आपको समझाए हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जब 2 लोग साथ रह रहे हो, तीसरा आए, एगो को लात मार के भगा दे, खुद उसके जगह पे रहने लगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी अभिक्रिया जिसमें
कोई तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित करके, अभी तत्व यौगिक क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। किसी यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, क्या कहलाता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, सिंपल। ठीक, अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए जो हम अभी एग्जाम्पल आपको बताए हैं। एग्जाम्पल में क्या है? Zn प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। जिंक जो है कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बना लेता है और कॉपर को बाहरी ढकेल देता है, कॉपर बेचारा बाहर चला जाता है। तो यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें तत्व और यौगिक क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये तो आपको क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। तो तत्व जो होता है ना, जब कोई चीज, कोई जो परमाणु है वो अकेले रह रहा है तो तत्व है। जैसे देखिए हाइड्रोजन जो है ना ये तत्व है, और हाइड्रोजन का ये जो है यौगिक है। H2 जो है हाइड्रोजन, अब दूगो हो गया तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। ये तत्व भी है यौगिक भी है। ठीक, तो तत्व और यौगिक में देखिएगा अंतर, जो शुद्ध रूप में रहता है उसको तत्व बोलते हैं, सिंपल सा बात है। तो H2 जो है ये तत्व भी है यौगिक भी है, और H जो है हाइड्रोजन ये केवल तत्व है। समझ में आया? केवल तत्व है। तो जो शुद्ध रूप में रहेगा उसको तत्व बोला जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है यौगिक भी है और तत्व भी है। ऐसे ही इसको बोला जाए Cu को, कॉपर क्या है? तो कॉपर एक तत्व है, जिंक भी एक तत्व है, एक एलिमेंट है। इन दोनों को यौगिक नहीं बोला जा सकता। अब कहा जाएगा CuCl2 क्या है? तो CuCl2 देखिएगा दूगो आ गए, कॉपर और क्लोरीन दूगो परमाणु मिलके आपस में रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये क्या है? ये यौगिक है। तो जब दो परमाणु मिलकर बंध बनाते हैं और आपस में रहने लगते हैं तो उसको यौगिक बोलते हैं, दो अलग अलग परमाणु मिलकर। ठीक, यहाँ पे ZnCl2 ये भी क्या है? ZnCl2 भी यौगिक है। ये तत्व नहीं है। और ये तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिश्रित रूप में है। जिंक का कुछ परमाणु है, ये कुछ क्लोरीन का है। अब यहाँ पे कहेंगे हाइड्रोजन H2 था, यानी हाइड्रोजन इसमें दूगो था, हाइड्रोजन ये भी दूगो रह रहे थे सब साथ में, लेकिन इसको तत्व भी बोले यौगिक भी बोले। क्यों ऐसा बोले? कहे से कि हाइड्रोजन जो है ना, ये जो है हाइड्रोजन यौगिक H2 जो है ये कैसा है? तो सेम परमाणु एक साथ मिलकर रह रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो परमाणु है। तो इसलिए जब सेम परमाणु होगा तो वो तत्व भी होगा यौगिक भी होगा। और यहाँ पे क्या है? ZnCl2 ये जो है अलग अलग परमाणु है, जिंक का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु, तो इसलिए ये क्या है? यौगिक है। तो तत्व और यौगिक में आपको अंतर समझ में आ गया। अब ये तत्व जो जिंक तत्व है ये इस यौगिक में से, कॉपर क्लोराइड में से क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले रहा है, और यही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये अभिक्रिया जो है ना, हम कहेंगे कि ये तो एक, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया। हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, हम कहते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल इसको उलाट के लिख देते हैं। ऐसा होगा क्या? ZnCl2 प्लस Cu
ZnCl2 प्लस Cu बराबर क्या हो जाएगा, CuCl2 प्लस Zn। अभिक्रिया है, यही ना होता है विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व होगा, यौगिक में से कोई तत्व हटा देगा और अपने स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो ये यौगिक है ZnCl2 और ये कॉपर जो है तत्व है, कॉपर जो है तत्व है। तो ये तत्व जो है इस यौगिक में से Zn तत्व को हटा दिया और स्वयं उसका स्थान ले लिया। यही तो है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये अभिक्रिया जो है गलत है, ये अभिक्रिया वास्तव में होता ही नहीं है। ये कराने जाएंगे होगा ही नहीं। मिला के रख दीजिए कॉपर क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और कॉपर को, ये अभिक्रिया होगा ही नहीं, रियलिटी में होता ही नहीं है। हम समीकरण लिख दिए, ये समीकरण गलत है। ये गलत क्यों है? हम कैसे भी कुछ भी लिख के विस्थापन अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं, बस ये जो है अभिक्रिया सही है। अब ये क्यों गलत है? देखिए, जो प्रबल होगा, जो ज्यादा बलवान होगा, वही तो दूसरे को हटा सकता है। अब मान लीजिए जो कॉपर था खूब बरियार रहता और जिंक आगे झगड़ा करने लगता कॉपर से, तो कॉपर नहीं ना हटता। जब बरियार रहेगा तो उसको मार देगा, मतलब उसको आने नहीं देगा, क्लोरीन के साथ आने नहीं देगा। तो बरियार रहेगा तो क्लोरीन से नहीं हटेगा, क्लोरीन का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर कमजोर रहेगा तो क्या होगा, जिंक जो है कॉपर को हटा दिया है। यहाँ पे कॉपर जो है जिंक से कमजोर है, जिंक से कमजोर है कॉपर, इसलिए क्या हुआ है, कॉपर हट गया है, कॉपर जो है हट गया है, विस्थापित हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग है, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग है। कॉपर जाएगा जिंक को हटाने ना, तो जिंक जो है कॉपर को मार के भगा देगा। अब ये कॉपर जो है जिंक को क्लोरीन के साथ से हटा नहीं सकता। अब इन दोनों में बहुत अच्छा प्रेम हो गया, बहुत अच्छा बंध बन गया है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अब ये बॉन्डिंग मजबूत है और कॉपर जो बॉन्डिंग किया था क्लोरीन के साथ वो कमजोर था। वो जो बॉन्डिंग था क्लोरीन के साथ कॉपर का, वो बॉन्डिंग कमजोर था, इसलिए जिंक जाके तोड़ दिया कॉपर का बंध क्लोरीन के साथ। लेकिन अब जिंक जो बनाया है ये बरियार स्ट्रांग बंध बनाया है क्लोरीन के साथ। अब कॉपर जाएगा तोड़ने, टूटेगा ही नहीं, तो कॉपर चुपचाप बैठ जाएगा, मतलब कि अभिक्रिया होगा ही नहीं। तो अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है रियलिटी में नहीं होता है। अब हमको ये कैसे मालूम करें? समीकरण हमको लिख रहे हैं, हम प्रयोग तो कर नहीं रहे हैं, कोई भी प्रयोग यहाँ पे करके हम समीकरण नहीं लिखे। हम अब कैसे मालूम करें कि कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, ये भी मालूम करना है। तो देखिए, ये जो अभिक्रिया होता है ना, विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया नोट डाल के लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? नोट डाल के लिखिएगा कि ये जो विस्थापन अभिक्रिया है सामान्यतः किस में होता है? जो धातुओं में होता है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, फेरस यानी कि आयरन, सिल्वर, सोना यानी कि Au सोना जिसको बोलते हैं, ठीक, यही सब, इन्हीं सब में होता है ये अभिक्रिया। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? यानी धातुओं में होगा। लोहा हो गया, स्टील नहीं, कॉपर हो गया यानी कि तांबा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, यही सब, इन्हीं सब में जो है विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे क्या नोट डाल के लिखेंगे? नोट डाल के लिखिएगा कि यह अभिक्रिया सामान्यतः यहाँ पे देखिएगा किस में हो रहा है। जिंक भी क्या है, धातु है, कॉपर भी धातु है, जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, तो धातुओं के बीच हो रहा है। तो यह अभिक्रिया सामान्यतः धातुओं में होता है, धातुओं में होता है। गलती लिख रहे हैं, धीरे धीरे भूल रहा है सब कुछ, याददाश्त कमजोर हो रहा है। धातुओं में होता है, सीरियल में याददाश्त जाता है यार, यहाँ पे हमारा याददाश्त नहीं जाएगा। धातुओं में होता है, यह अभिक्रिया सामान्यतः धातुओं में होता है। अब ये हम कह लिया आपको बताए हैं कि धातु में होता है। अभी हम कुछ भी नहीं बताए थे, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि ये अभिक्रिया नहीं हुआ। अब ये हमको कैसे मालूम चला कि ये अभिक्रिया नहीं होगा, कैसे हम मालूम किए, इसके बारे में ना हमको डिस्कस करना है। तो हम कहें ये बताएं कि यह अभिक्रिया सामान्यतः धातुओं में होता है। देखिए, एक चीज होता है सक्रियता श्रेणी। क्या होता है? सक्रियता श्रेणी, यानी कि एक सीरीज होता है जिससे हमको मालूम चल जाता है कि ये अभिक्रिया होगी कि नहीं। देखिए कैसे, उस सीरीज को हम लिखते हैं, उस सीरीज को यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, साइड में ही लिख लेते हैं।
उसको याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे। KNA फिर CA फिर MG, कनक का मांग, कनक मांगा जिंक आयरन, जिंक आयरन, कनक मांगा जिंक, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा इस श्रेणी को। कनक मांगा जिंक एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम जिंक, सॉरी भूल गए हैं, कनक मांगा एल्युमिनियम जिंक। उसके बाद फिर भी पब्लिक परेशान क्यों है, पब्लिक PB, पब्लिक हैरान क्यों है, परेशान नहीं हैरान लिखिए, पब्लिक हैरान क्यों। फिर क्या HG AG और AU, यही है आपका सक्रियता श्रेणी। क्या है, यही है आपका सक्रियता श्रेणी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मर्क्यूरी, Ag यानी कि सिल्वर और Au यानी कि गोल्ड, सोना। तो ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। अब ये सक्रियता श्रेणी क्या बताता है? सक्रियता श्रेणी का मतलब है ना कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। ये श्रेणी जो है, ये सीरीज हमको बताती है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बंध बनाता है। अगर यहाँ पे रहता पोटेशियम क्लोराइड, तो ये जिंक भी जो है ना पोटेशियम को नहीं हटा पाता। काहे नहीं हटा पाता? कहीं से कि पोटेशियम जो है ना सबसे तगड़ा है, सबसे क्या है, बरियार है, सबसे स्ट्रांग है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ऊपर वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसको याद हम अभी आपको करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। ये लिख लीजिएगा कि क्रियाशीलता बढ़ती है। ऊपर जाने पे क्या होगा? क्रियाशीलता, क्रियाशीलता बढ़ती है, बढ़ती है। कैसे? तो ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, मतलब स्ट्रांग कितना होंगे वही है क्रियाशीलता का मतलब, कि स्ट्रांग कितना ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है? पोटेशियम है। उससे कम कौन है? सोडियम है। उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, उससे कम लेड है, उससे कम क्या है? हाइड्रोजन है, उससे कम कॉपर है, उससे कम Hg यानी कि मर्क्यूरी है, और उससे कम क्या है? सिल्वर है, और सबसे कम क्या है? तो गोल्ड है। गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव होता है, यानी कि सबसे कम स्ट्रांग होता है। मतलब इसकी स्ट्रांग जो है ये कम है, नहीं है स्ट्रांग, लगभग नहीं है। ठीक, तो इसको कोई भी विस्थापित कर सकता है ये, लेकिन किसी और को विस्थापित नहीं कर सकता। अब कह दिया जाए कि Au जो है क्लोरीन के साथ बंध बनाया है, Ag जो है क्लोरीन के साथ बंध बनाया है। अब कहें पोटेशियम हटा सकता है कि नहीं? तो पोटेशियम जो है Au को हटा करके KCl बना देगा, बन सकता है। लेकिन अब कहें कि KCl बना हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड बना हुआ है, अब Au यानी कि गोल्ड को मिलाएं तो ये क्या अभिक्रिया होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे से कि सबसे कमजोर है, ये सबसे कमजोर है, किसी से लड़ नहीं सकता, किसी को नहीं भगा सकता, किसी के साथ से किसी का साथ नहीं छुड़ा सकता। ये शरीफ है, ये बंदा जो है शरीफ है, ये गोल्ड जो है शरीफ है, ये किसी का साथ नहीं छुड़वाता है। भले अपने साथ छोड़ देगा सब, जब कोई भी कहेगा इसको किसी का साथ छोड़ने के लिए छोड़ देगा, लेकिन ये किसी और को साथ नहीं छुड़ाता है। मतलब कि कोई और किसी के साथ है तो उसको नहीं छुड़ाएगा। ठीक, तो ये होता है सक्रियता श्रेणी। अब ये सक्रियता श्रेणी याद करने का ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। अभी बताए हैं, लिख रहे थे तो बता ही रहे थे कि कनक मांगा एल्युमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों। कनक मांगा एल्युमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों। फिर उसके बाद क्या याद करेंगे? Hg Ag Au, Hg Ag Au। याद करने का ट्रिक है, कनक मांगा लिख देते हैं हम, कनक मांगा एल्यूमिनियम तो ऐसे ही लिख दीजिए, एल्यूमिनियम। मंत्र पे ध्यान मत दीजिएगा, हमारा हिंदी बहुत गड़बड़ है। एल्यूमिनियम, ठीक। जिंक फिर भी पब्लिक परेशान क्यों है?
और पब्लिक का स्पेलिंगों पे ध्यान मत दीजिएगा। पब्लिक पब्लिक हैरान क्यों है, परेशान हम बार बार बोल दे रहे हैं, हैरान क्यों है, हैरान क्यों है, पब्लिक हैरान क्यों है, एच जी से है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, कनक महंगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है। ये एल्यूमिनियम जिंक तो सीधा तत्व का ही नाम हो गया, ठीक। फिर भी से क्या हो गया, एफ ही यानी कि आयरन, पी पब्लिक मतलब पीबी, हैरान मतलब एच यानी हाइड्रोजन, क्यों है, क्यों का मतलब कॉपर। तो कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, एच जी तक तो याद हो गया हमको, कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, ठीक। इतना बस याद करना है, कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है। परेशान मत कर दीजिएगा हमारे तरह, हम तो गलती कर दे रहे हैं। कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है। इसका एक और हम ट्रिक बताए थे जब पिछले साल पढ़ाए थे, तो इसका बताए थे, इसका एक ट्रिक बताए थे, उसको जा करके उस वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है। अब इसको बिना देखे हुए लिखिए, कनक मांगा, ऐसे हम इधर मुड़ी कर ले रहे हैं, देखिए कनक, के से के, क से कनक का लिखिएगा के, फिर एन ए कनक, फिर सी ए कनक मांगा एम जी, ठीक। कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी एफ ही, पब्लिक यानी पीबी, हमारा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा आप, हैरान यानी एच, क्यों है, क्यों का मतलब कॉपर, है का मतलब एच जी, और उसके बाद तो आपको दुइये को यादें करना है, और उदुगो कौन है, ए जी यानी कि सिल्वर, और फिर है ए यू यानी कि गोल्ड। तो ये जो है इस सक्रियता श्रेणी है, और सक्रियता श्रेणी हमको क्या बताता है, सक्रियता श्रेणी हमको बताता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तभी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि वो किसी और को हटा सकता है, किसी और को विस्थापित कर सकता है। तो अगर कहा जाए कि जेडेन से कम रिएक्टिव है कॉपर, तो यहाँ पे देखिए जेडेन से कम रिएक्टिव है कॉपर, तभी जेडेन जो है कॉपर को हटा दिया है और खुद उसका स्थान ले लिया है। अब जब यहाँ पे जेडेन से कम रिएक्टिव है कॉपर, तो कॉपर जो है जिंक को नहीं हटा सकता है, यानी कम स्ट्रांग है जिंक से, तो जिंक को नहीं हटा सकता है, नहीं हटा सकता, बस ये अभिक्रिया ही नहीं होगी, तो इसीलिए ये अभिक्रिया नहीं हुई। समझ में आया। यहाँ से आप इसको सक्रियता श्रेणी ऊपर हेडिंग लगाइएगा, इसके नीचे लिखिएगा यह अभिक्रिया सामान्यतः धातुओं में होता है, उसके आगे नीचे हेडिंग लगाइएगा क्या, सक्रियता श्रेणी, और इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा क्रियाशीलता ऊपर जाने पे बढ़ती है, यही है सक्रियता श्रेणी। आपको जैसे याद करना है याद कर लीजिए, कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, और उसके बाद ए जी ए यू, बस ए जी ए यू यानी कि सिल्वर और गोल्ड। कनक मांगा एल्यूमिनियम जिंक फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, बस इतना ही याद करने का ट्रिक है इसका, इसके लिए ही हम इतना टाइम लगा दिए। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे अब बढ़ते हैं और समझते हैं, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, कुछ का एग्जाम्पल लिख लीजिए, सही रहेगा, वैसे समझ में आ जाएगा कौन सा कैसा है। हम कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल ही है, ऐसे तीर लगा दे रहे हैं, CH4 प्लस Cl, इसमें अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, इसमें अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, देखिएगा CH4 और Cl, CH4 और Cl2, इसमें जब अभिक्रिया होगा ना, तो ये जो है हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा और एक क्लोरीन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। इसको अभिक्रिया को मत लिखिए, ये धातु अधातु के बीच है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। आगे दूसरा अभिक्रिया लिखे, वैसे ये भी विस्थापन अभिक्रिया था, आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम इसका अभिक्रिया करा के दिखा देते हैं। ये एक अपवाद है इसमें Cl2। अब यहाँ से ये मेथेन गैस है, और देखिए ये अभिक्रिया कैसे होगा, तो ये अभिक्रिया जो है ना, इसमें बन जाएगा CH3Cl,
CH3Cl और बनेगा क्या, तो HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, यही बनेगा CH3Cl प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन जाएगा आपका अभिक्रिया, ये हो गया। दूसरा अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Fe मत लिखिए, FeSO4 प्लस जिंक, FeSO4 प्लस जिंक, इसको क्या लिखेंगे, तो ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया होगी, कहाँ होगी, देखिए Fe जो है जिंक के नीचे है, यानी कि Fe यानी आयरन जो है कम क्रियाशील है जिंक से, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, आयरन को हटा देगा, आयरन को हटा करके ZnSO4 बना देगा, ZnSO4, और क्या बना देगा, ZnSO4 और प्लस Fe, यानी कि आयरन बाहर निकल जाएगा। फिर आप यहाँ से और अभिक्रिया ले सकते हैं, NaCl और प्लस K यानी पोटेशियम, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और Na जो है बाहर चला जाता है, सोडियम जो है बाहर चला जाता है। ऐसे ही ले सकते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस क्या ले सकते हैं, प्लस कैल्शियम। जब ये अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, कैल्शियम जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा स्ट्रांग है, देखिए मैग्नीशियम नीचे है, कैल्शियम ऊपर है, यानी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा स्ट्रांग है, मैग्नीशियम को भगा देगा, मैग्नीशियम भग जाएगा तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस Mg, यानी मैग्नीशियम। बस इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काफ़ी है, ज़्यादा अभिक्रिया लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। तो कितना अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया का, तो कितना एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिखते रह जाएंगे, ठीक। तो इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, वैसे तो हमको आशा है कि आपको याद ही हो गया होगा, इतने बार हम बोल दिए कि याद ही हो गया होगा, कनक, मांगा, एल्युमिनियम, जिंक, फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, उसके बाद AgAu, बस एक बार हम फिर याद करा देते हैं, कनक, मांगा, एल्युमिनियम, जिंक, फिर भी पब्लिक हैरान क्यों है, AgAu, यानी कि सिल्वर और गोल्ड। ये हो गया आपका सक्रियता श्रेणी। चलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, कैसे कि ये लेक्चर जो है लंबा हो गया और आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, तभी आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं, तभी आप इस विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्या क्या चीज़, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझेंगे, फिर समझेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में, फिर रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी समझ लेंगे उसी नेक्स्ट लेक्चर में, और तब हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा। बस ये बच जाएगा संचारण वगैरह, उसको भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है हमारा। उसके बाद हम बायोलॉजी का एक चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम को इसके बाद ही चालू करेंगे, ठीक। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बोलते हैं हमेशा हमारे साथ लिखते चलिए, पहले हम समझाते हैं फिर लिखवाते हैं, तो दिक्कत क्या है लिखने में, लिखवाते हैं यहाँ पे तो कुछ नोट्स से एक्स्ट्रा भी लिखवा देते हैं हम, नोट्स में जितना लिखा गया है ना उससे एक्स्ट्रा हम लिखवाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे आप तो कुछ एक्स्ट्रा भी समझ में आ जाएगा, और नोट्स से लिखेंगे तो क्या होगा, बस नोट्स का रटू तोता जैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, अगर लिखेंगे तो थोड़ा समझ में भी ज़्यादा आएगा, थोड़ा लिखेंगे तो याद भी होता जाएगा, तो बहुत सारे फायदे हैं साथ में लिखने के। नोट्स से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगे, ठीक।